लेकर गंभीर हुई सरकार, वहीं मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम बैठक कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पीएम कोरोना को लेकर बैठक कर रहे हैं, वहीं सभी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, जहां पीएम कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक कर रहे हैं, वहीं इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर हो चुकी है, जिस पर आज बैठक की जा रही है। वहीं पीएम कोरोना को लेकर ये बैठक कर रहे हैं, जहां सभी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। कोरोना को लेकर पीएम बैठक कर रहे हैं, जहां सभी मुख्यमंत्री मौजूद है। आपको बता दें कि बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और कोरोना पे लगाम को लेकर ये बैठक की जा रही है। वहीं इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएम आज कोरोना को लेकर बैठक कर रहे हैं, वहीं इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। आपको बता दें कि बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम और वैक्सीनेशन को लेकर ये बैठक की जा रही है। वहीं इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां एनएसजी में ठगी के मास्टरमाइंड ने खुद को बताया डिप्टी कमांड, परिवार के साथ मिलकर दिया ठगी को अंजाम। वहीं ठगी में शामिल 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां एनएसजी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। एनएसजी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर ये ठगी की गई है। ठगी के मास्टरमाइंड खुद, ठगी में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां एनएसजी के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया है। एनएसजी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर 125 करोड़ ठगे गए हैं। ठगी के मास्टरमाइंड ने खुद को बताया डिप्टी कमांड, वहीं परिवार के साथ मिलकर इस ठगी को अंजाम दिया है। वहीं ठगी में शामिल 4 आरोपियों को, तो एनएसजी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर 125 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया है। वहीं परिवार के साथ मिलकर इस ठगी को अंजाम दिया है। वहीं ठगी में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो एनएसजी के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया है। वहीं ठगी के मास्टरमाइंड ने खुद को डिप्टी कमांड बताया है। परिवार के साथ मिलकर उन्होंने ये ठगी को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 125 करोड़ की ठगी को उन्होंने अंजाम दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 125 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया है। एनएसजी के नाम पर ये करोड़ों की ठगी की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं ये एनएसजी के नाम पर जो करोड़ों की ठगी की गई थी, वो पैसा बरामद कर लिया गया है। 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एनएसजी के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया गया था, जो सारा पैसा अब बरामद कर लिया गया है। वहीं 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 125 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था। एनएसजी के नाम पर यह करोड़ों की ठगी की गई थी। वहीं परिवार के साथ मिलकर इस ठगी को अंजाम दिया गया, जहां 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ठगी में लूटे गए 125 करोड़ रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। वह इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता मोहित कुमार। तो मोहित, कैसे इस पूरी ठगी को अंजाम दिया गया है? मैं बताना चाहूंगा, ये जो मामला है गुरुग्राम के मानेसर का मामला है। और मानेसर में जो एनएसजी कैंप है, उसके प्रांगण के अंदर रहकर एक, जो कि फिलहाल आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम पर, वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात हैं बीएसएफ के अंदर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। और इससे पहले 2017 में ये गुरुग्राम के ही मानेसर एनएसजी कैंप के अंदर
डिप्टी कमांडेंट थे और उसी पद का फायदा उठाते हुए, उस जानकारी का फायदा उठाते हुए इन्होंने गुरुग्राम के ही बहुत से लोगों को ठगने का काम किया है, जिसमें इन्होंने सबसे बड़ा लालच जो है लोगों को इस बात का दिया कि मैं डिप्टी कमांडेंट हूं एनएसजी के अंदर, और एनएसजी में होने वाले जो काम है या फिर एनएसजी का जो दूसरा हेडक्वार्टर बनाया जाएगा उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है आप लोगों को दिया जाएगा। जिसके चलते इस व्यक्ति ने, प्रवीण यादव ने, गुरुग्राम में 4 से 5 लोगों के साथ ठगी की है। किसी के साथ 60 करोड़ रुपए की, कहीं 13 करोड़ रुपए की, किसी के साथ 37 करोड़ रुपए की, इस तरीके से 125 करोड़ रुपए की ठगी की है। फिलहाल वर्तमान में यह बीएसएफ के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डिप्टी कमांडेंट के पद पे तैनात थे, जो कि तस्वीरें साफ तौर पर दर्शक देख पा रहे होंगे। और बताना चाहूंगा इस पूरे मामले के अंदर जो गुरुग्राम पुलिस ने खुलासा किया, साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो व्यक्ति है प्रवीण यादव, जो कि बीएसएफ के अंदर डिप्टी कमांडेंट हैं, वो जुए के अंदर कोई पैसा हार गए थे, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे, वहां कोई पैसा हार गए थे, जिसके बाद से उस पैसे की रिकवरी करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना अपने पद का फायदा उठाया जाए और लोगों के साथ ठगी की जाए। जिसके चलते उन्होंने एनएसजी के अंदर होने वाले कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो देने के नाम पर जो है लोगों के साथ ठगी की है। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था और बीते कई हफ्तों से लगातार गुरुग्राम पुलिस इस व्यक्ति को ढूंढ रही थी, और अब ऐसे में इस व्यक्ति और इसके अन्य साथियों को, यानी इसके परिवार के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो पूरा मामला है ये ठगी से जुड़ा है, जिसके अंदर 125 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। और बताना चाहूंगा कि एनएसजी जो एक देश की सबसे बड़ी जो सुरक्षा एजेंसी है, ऐसे में उसके अंदर ये पहले 2017 के अंदर तैनात थे, जिस वजह से उस जानकारी का, उस पद का फायदा उठाते हुए, क्योंकि लोगों को मालूम था कि हाँ जरूर ये डिप्टी कमांडेंट है, फर्जी नहीं है, जिसके चलते लोगों ने जो इन पर भरोसा किया। पहले तो इन्होंने लोगों से कुछ छोटी रकम ली काम कराने के नाम पर, जब वो काम नहीं हुआ तो पैसा वापस कर दिया, जिससे कि विश्वास बन सके। उसके बाद इन्होंने फर्जी अकाउंट बनवाए, फर्जी कंपनी बनाई, और बता दूं कि इन्होंने जो बैंक अकाउंट खुलवाया, जो कंपनी बनाई, वो भी एनएसजी के नाम पर ही बैंक अकाउंट बनवाया। जैसे कोई व्यक्ति इनको पैसा ट्रांसफर करता तो वो भी एनएसजी के खाते में ही जाता, जबकि इस चीज की जानकारी एनएसजी विभाग को नहीं थी। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी के नाम पर इतनी बड़ी ठगी का मामला जिस तरीके से हर खबर हरियाणा के नाम चैनल के नाम पर दिखाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से खुलासा कर रहे हैं हम इस पूरे मामले का। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनएसजी कैंपस के अंदर जाकर के एनएसजी कैंपस के लोगों को, क्योंकि इसकी जो बहन थी, प्रवीण यादव की जो बहन थी, वो एनएसजी के अंदर ही किसी बैंक के अंदर तैनात थी, और उसके बाद वो वहां रह करके सारी ट्रांजैक्शन, फर्जी अकाउंट खोलने का काम करती थी, और एनएसजी का अकाउंट बना करके लोगों से पैसा लिया गया। जब लोगों ने उसमें पैसा ट्रांसफर किया तो पैसे की ट्रांसफर डिटेल भी जो एनएसजी के नाम की है, जिससे लोगों को शक नहीं हुआ। मगर बाद में खुलासा जब हुआ, जिसके बाद पैसे को एक व्यक्ति शिकायतकर्ता जब वापस मांगा तो उसको पैसा वापस नहीं दिया गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार किया तो पैसा वापस नहीं दिया गया। इसके बाद शिकायत जब पुलिस को की गई तो असल में खुलासा हुआ है कि किस तरीके बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट ने नटवर लाल गिरी जो है गुरुग्राम में साधी है और लोगों को ठगने का काम किया है। जी, अब इसमें आगे पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? मैं बताना चाहूंगा, गुरुग्राम पुलिस ने 125 करोड़ रुपए की ठगी के अंदर तकरीबन 13 करोड़ रुपए के आसपास की जो राशि है उसको बरामद कर लिया है, और जो बाकी के जो पैसे हैं उसको बरामद किया जा रहा है। मगर साफ तौर पर एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि बहुत से पैसों को इसने वापस स्टॉक मार्केट में लगा दिया है। ये स्टॉक मार्केट में जो है पैसा लगाने का काम करता था, लोगों से पैसा लेकर के स्टॉक मार्केट में लगाकर उससे मुनाफा कमाने के फिराक में था। ऐसे में जो है पहले भी स्टॉक मार्केट के अंदर ये घाटा खा चुका था, और उस घाटे को पूरा करने के लिए लोगों से इस तरीके से ठगी कर रहा था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में भेज दिया है, और एसआईटी जो है लगातार इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर और कितने लोग जो इसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि 4 लोगों की बस की बात नहीं है, हो सकता है इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है पूरा का पूरा एक गिरोह हो। तो ऐसे में गुरुग्राम पुलिस कहीं ना कहीं जांच जरूर कर रही है और बहुत से खुलासे होने अभी बाकी है। मगर गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम ने साफ तौर पर बताया कि 125 करोड़ रुपए के लगभग की ये पूरी ठगी है जो लोगों के साथ की गई है एनएसजी में काम दिलाने के नाम पर। और सबसे बड़ी बात, डिप्टी कमांडेंट भी फर्जी नहीं है। बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के नाम पर बीएसएफ के अंदर डिप्टी कमांडेंट के पद पर ये तैनात हैं, और फिलहाल जो है बीएसएफ के ना होकर के अपने आप को एनएसजी के डिप्टी कमांडेंट बता रहे थे, क्योंकि 2017 में ये तैनात थे यहाँ पर। इसके चलते लोगों को भरोसा इस बात का होगा कि हाँ जरूर ये डिप्टी कमांडेंट ही होंगे, और इनके द्वारा जो सिग्नेचर अथॉरिटी है उसके थ्रू उनको कॉन्टैक्ट मिल सकता है। ऐसे में सड़कें, गलियां और जो एनएसजी के अंदर बनने वाली जो बिल्डिंग इमारतें हैं उसको लेकर के लालच दिया गया था। इसके लालच में आकर लोगों ने 60 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट एक साथ कर दी, जिसके बाद जो है वो ठगी का शिकार हो गए हैं। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है, और बाकी के लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार जो है प्रयास गुरुग्राम पुलिस कर रही है। जी, तो क्योंकि जो एनएसजी है वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम रखती है, तो उन्होंने किस तरीके से इस पूरी जो ये लूट है की थी, उन्होंने पहले भी कई, आपने बताया कि पहले भी उन्होंने कई इस तरीके के मामलों को अंजाम दिया, तो कैसे उन्होंने इस चीज का खुलासा किया?
बताना चाहूंगा कि जैसे कि 2000 मैंने आपको बताया कि 2017 के अंदर ये एनएसजी के अंदर ही डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात थे और उसके बाद ये यहाँ से जब ट्रांसफर हुए बीएसएफ के अंदर वापस इन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि डेपुटेशन पे गुरुग्राम आए थे और उसके बाद वापस जब बीएसएफ में पहुंचे तो वहां से पहुंचकर इन्होंने जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, तकरीबन 60 लाख रुपए इन्होंने अपनी जमा पूंजी को स्टॉक मार्केट में लगाया था, जो कि डूब गया। और उसकी रिकवरी के लिए इन्होंने सोचा कि किस तरीके से जो है एनएसजी के नाम पर जो है ठगी की जाए, और इन्होंने फर्जी अकाउंट बनाए, फर्जी लेटर पैड बनाया, जिसके ऊपर बकायदा जो है कॉन्ट्रैक्टर को जो है लिख कर दिया जाता था, स्टैंप लगती थी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया है और आपको कंस्ट्रक्शन का काम अब शुरू करना है, मगर इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलाने के लिए आपको मोटा पैसा जो है देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बाद आपको काफी बचत होने वाली है। ऐसे जो है लुभावने वादे दे दे करके जो है लोगों के साथ ठगी की, और उसके बाद जो है खुलासा गुरुग्राम पुलिस ने अब कर दिया, क्योंकि जब शिकायतकर्ता ने बतलाया कि वह कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, उसे उसका पैसा चाहिए, तो बाद में पता लगा कि एनएसजी के जो लोग थे उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है लोगों को। उसको लेकर के भी अगर कुछ करना होता है तो सरकार तय करती है, केंद्र सरकार तय करती है कि क्या करना है, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने हैं। तो ऐसे में जब लोगों की आंखें खुली तो लोगों ने इस बात की शिकायत जो है मानेसर थाने में करी, और ऐसे में तकरीबन 4 शिकायतकर्ताओं ने अलग तरीके से जो शिकायतें की हैं, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस लगातार जो है छापेमारी कर रही थी। हालांकि 13 करोड़ रुपए की राशि को जरूर बरामद कर लिया गया है, मगर जो बचे हुए पैसे हैं वो अभी भी बरामद करने बाकी हैं, और उसमें से काफी बड़ी मात्रा में जो रकम को ये अभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर चुका है, जिसको लेकर भी लगातार जो है पूछताछ की जा रही है कि कहां किस तरीके से पैसा दिया गया है और किस तरीके से रिकवरी इससे की जा सके। संपत्ति को लेकर रिकवरी की जाएगी, किस तरीके से इनकी जो संपत्ति उसको चेक किया जाएगा, रिश्तेदारों से भी जो है पूछताछ की जाएगी कि कहीं पैसे को कहीं रिश्तेदार के पास ना रखा हो। तो ऐसे में लगातार एसआईटी काम कर रही है, और अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा और संगीनता के साथ कर पाती है। जी, अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, क्योंकि 125 करोड़ रुपए की जो ये लूट थी वो खुलकर सामने आई है। क्या अभी और भी इस तरीके की लूट जो है वो खुल के सामने आने की आशंका है? मैं बताना चाहूंगा कि किसी गिरफ्तार होने की आशंका है? गिरफ्तारी को लेकर मैं बताना चाहूंगा 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने भी साफ तौर पर कहा है कि गिरफ्तारियां जरूर हो सकती हैं, क्योंकि 4 लोगों से इतना बड़ी जो रकम है उसको ठगी करना उनके द्वारा कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक लोगों का एक ग्रुप रहा होगा, जिसने एक अपने अपने हिस्से का काम किया है, जिसके बाद इतनी बड़ी ठगी को अंजाम दिया गया है। तो लगातार गुरुग्राम पुलिस इस मामले में जांच जरूर कर रही है, और हो सकता है कि और भी जो गिरफ्तारियां हैं देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक परिवार के 4 लोग अगर गिरफ्तार होते तो हो सकता है कि रिश्तेदार भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट के पद पे थे। तो ऐसे में ये भी पूछताछ की जा रही है कि क्या इन्होंने अपने विभाग के भी किसी अधिकारी को इस बारे में जानकारी दे रखी थी, या फिर कोई और भी सम्मिलित है, या फिर एनएसजी का कोई व्यक्ति कहीं इसमें सम्मिलित तो नहीं। दोनों ही एंगलों से लगातार गुरुग्राम पुलिस अभी जांच कर रही है, और ऐसे में इस पूरी जो डिटेल को कहीं ना कहीं जो और विभागों तक भी पहुंचाया जाएगा, और जिसके बाद जो है अलग अलग जगह से बीएसएफ विभाग जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वहां के जो अधिकारी हैं वो भी इस चीज को लेकर के जो है इस व्यक्ति की जो है कुंडलियों को खंगालने का काम करेंगे, और पता लगाया जाएगा वहां बीएसएफ के हेडक्वार्टर के अंदर भी कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने क्या किसी को साथ लेकर के इस ठगी को अंजाम दिया, या फिर ये खुद ही व्यक्तिगत तौर पर इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहा था। और दूसरी बात रही एनएसजी की, तो एनएसजी के जो बड़े अधिकारी हैं उनको लेकर भी लगातार जो गुरुग्राम पुलिस संपर्क में है, और उनसे भी पता लगाया जा रहा है कि उनके एनएसजी कैंप के अंदर जिस तरीके से एक महिला द्वारा, एक पुलिस द्वारा जो ठगी को अंजाम दिया गया है, तो क्या उसकी जानकारी विभाग को नहीं थी, एनएसजी के अधिकारियों को नहीं थी, अगर थी तो उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को क्यों नहीं दी गई। तो ऐसे में लगातार हर पहलुओं से जांच की जा रही है, मगर फिलहाल जो है मुख्य तौर पर जो है 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो गिरफ्तारियां होनी है उसको लेकर भी खुलासा गुरुग्राम पुलिस बहुत जल्द करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर थी जहां पर 125 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया था। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए एमओयू साइन करेंगे। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस बांध को बनाने में सरस्वती नदी की पौराणिक धारा फिर से बहेगी। उन्होंने बताया कि 700 करोड़ का यह प्रोजेक्ट दोनों राज्यों की सीमा में बन रहा है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा हिमाचल का है, और बांध का निर्माण हरियाणा की ओर से किया जाएगा। बांध के बनने से जहां सरस्वती नदी पहले बहती थी, दोबारा से उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं वर्षा के दिनों में आने वाली बाढ़ से भी बचा जा सकेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो 21 तारीख को आदि बद्री में उनके आने का प्रोग्राम है, जिसमें उस दिन अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी, उन दोनों के बीच एमओयू साइन होना है एक डैम बनने के लिए, जिससे जो है ये सरस्वती नदी जो अपने पौराणिक जो है रूप में जो फिर से बहेगी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए 21 तारीख को एमओयू दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने
का भी प्रोग्राम बन रहा है। देखिए, इसमें जो डैम की जो बात है, वो डैम जो करीबन बताया जा रहा है 700 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है, और उसमें जो डैम, क्योंकि दोनों प्रदेशों के बीच की बाउंड्री पे बन रहा है, और जो एरियाज में डैम के अंदर आएगा वो ज़्यादातर हिमाचल का एरिया पड़ता है। तो वो जो कार्रवाई है वो हमारा जो इरिगेशन विभाग है उस कार्रवाई को पूरा कर रहा है, और एमओयू साइन होने के बाद जी प्रोजेक्ट इसमें चालू होगा, और जो इसमें आगे तैयारियां होनी है वो आगे समय पे जो है उसको समय समय पे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी की बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि लोहड़ी पर्व पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। तो ट्वीट के जरिए सीएम मनोहर लाल ने पूरे देशवासियों को लोहड़ी की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना है। वहीं अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर लिखा कि चंडीगढ़ में श्री जी से उनकी निवास पर मिले, सम्मान का दिल से आभार किया। मेरे अनुरोध पर आदमपुर के बरसाती पानी निकासी व सीवरेज समस्या से पूर्ण समाधान के लिए करोड़ों रुपए के बजट को मंजूरी देकर तुरंत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर लिखा कि चंडीगढ़ में श्री जी से उनके निवास पर मिले, सम्मान से दिल से आभार किया। मेरे अनुरोध पर आदमपुर के बरसाती पानी निकासी व सीवरेज समस्या के पूर्ण समाधान के लिए करोड़ों रुपए के बजट को मंजूरी दे तुरंत कार्य शुरू करने के अफसरों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। यमुनानगर पहुंचे पूर्व सांसद टीएमसी नेता अशोक तंवर का कहना है कि बीजेपी से कांग्रेस न लड़ना चाहती है, न लड़ने में सक्षम है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब साठगांठ की राजनीति होने लगी तो न देश का भविष्य, न कार्यकर्ताओं के, न जनता के हित सुरक्षित रहते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि कोरोना के हालात ठीक रहे तो आने वाले 3-4 महीनों में टीएमसी हरियाणा में बीजेपी व कांग्रेस से कम नहीं, उनसे आगे निकलेगी। यमुनानगर पहुंचे पूर्व सांसद टीएमसी नेता अशोक तंवर। देखो आपका और मेरा जो है, आइए आप भी आ जाओ, आप भी आओ आगे आ जाओ। देखो आपका और मेरा जो तंवर का कहना है कि बीजेपी से कांग्रेस न लड़ना चाहती है, न लड़ने में सक्षम है। आप भी आ जाओ, आप भी आओ आगे। देश प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अंबाला जिले में भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन यहां के दुकानदार जमकर कोरोना नियमों का अवहेलना कर रहे हैं। अंबाला कैंट के दुकानदार सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना मास्क दुकानों पर बैठे हैं। एक तरफ आम लोगों के पुलिस की ओर से नियम तोड़ने पर चालान किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुकानदारों को इसकी परवाह ही नहीं है। पुलिस प्रशासन भी जगह जगह नाके लगाकर बिना मास्क लोगों के चालान काट रहा है। बुधवार को भी 13 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए। तो आपको बता दें कि अंबाला में
जहां पर कोरोना नियमों का पालन करते नहीं नजर आए दुकानदार, वहीं जहां आम लोगों का चालान काटा गया तो वहीं पुलिस ने दुकानदारों को। तो अब बात करेंगे यमुनानगर की, जहां यमुनानगर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यहीं यमुनानगर कई अधिकारी और कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि कल 86 नए मरीज आए थे और एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 360 हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना अधिकारियों और कर्मचारियों में भी फैल रहा है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए सभी मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को देखते हुए खुद की सहायता करना सबसे महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्थलों पर आए तो दोनों टीके लगे होने चाहिए, साथ ही मास्क का प्रयोग भी होना चाहिए। यमुनानगर में टीकाकरण की क्षमता 15,000 प्रतिदिन की गई है और अभी तक 96% लोगों को प्रथम और 68% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। देखिए, यमुनानगर जिले में जो है कल की तारीख में 87 जो है नए मरीज इसमें पाए गए हैं और कुल मिला के अभी 360 जो है वो एक्टिव केसेस अभी चल रहे हैं। ओमिक्रॉन की जहाँ तक बात है तो हमारे जो 7 मरीज पहले आए थे वो ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इसमें जो है कोरोना जो है हमारे ज़िले में अधिकारियों कर्मचारियों में भी ये फैल रहा है। इसके लिए मैं यमुनानगर के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो इस महामारी को लड़ने में समाज का और प्रदेश सरकार का साथ जरूर दें और अपनी सुरक्षा जो है उसके लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। वहीं पानीपत के अर्जुन नगर में शॉर्ट सर्किट होने से सुबह एक फैक्ट्री में आग लग गई। साथ ही बता दें कि फैक्ट्री में सर्किट के कारण पहले मशीनों में आग लगी, उसके बाद धीरे धीरे वो आग रुई और धागे में लग गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड माल भी आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड ने वहां मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया। मालिक ने बताया कि मशीनों में शॉर्ट सर्किट के होने से ही आग लगी है, जिससे करीब 60 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वहीं पानीपत के जाटल रोड पर उस वक्त लोगों ने हंगामा कर दिया जब उन्हें मंदिर को ढहाने की सूचना मिली। तो पानीपत में जाटल रोड पर उस वक्त लोगों ने हंगामा कर दिया जब उन्हें मंदिर को ढहाने की सूचना मिली। आपको बता दें कि सूचना नोटिस के जरिए मिली। जैसे ही जेसीबी पहुंची वैसे ही लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर नहरी विभाग की जमीन पर बनाया गया है। जब लोगों ने हंगामा किया तो कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुनील वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शन करने पहुंची महिलाओं का कहना है कि पहले अवैध निर्माण हटाए जाएं। पानीपत के जाटल रोड पर उस वक्त लोगों ने हंगामा कर दिया जब उन्हें मंदिर को ढहाने की सूचना नोटिस के जरिए मिली। जैसे ही जेसीबी वहां पहुंचे वैसे ही लोगों ने हंगामा कर दिया। इरिगेशन की लैंड है पानीपत रजबा पुराना। जब 1980 से पहले पानी चलता था शुगर मिल के लिए, अब शुगर मिल में पानी बंद हो गया, अबंडेंट होगी। अब इस पे सरकार की प्रपोजल है कि गो थ्रू पानीपत वासियों के लिए एक बाईपास बनाया जाए। जैसे आपने देखा होगा बाल विकास से असंध रोड से आगे नहर तक सड़क बन चुकी है, तो ये सड़क बाल विकास स्कूल से जाटल और जाटल से सीधी आगे शुगर मिल भी उठ चुका है। तो शुगर मिल की जगह से आगे अपना गोहाना रोड पे ये पूरा एक्स्ट्रा बाईपास आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए बनाया। तो इस पे कुछ अवैध कब्जे हैं जो 2006 से लोग कोर्ट में भी जा चुके हैं, कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है। इनको कहीं से राहत नहीं मिली है। अब इनको नोटिस दिए हुए, मैंने 29/12 को नोटिस दिया था, 7 दिन का टाइम दिया था, उसको भी 7 दिन हो चुके हैं। लेकिन जब नहीं हट रहे हैं तो हमने प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स मांगे ताकि कब्जे तुड़वाएं। अंबाला में एक कार अनियंत्रित होकर कार से जा टकराई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार का बैलेंस बिगड़ने से कार सड़क से नीचे उतरकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एक्सीडेंट में जो लोग घायल आए हैं उनमें 2 बच्चे और 4 बड़े शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है।
बच्चे हैं और 4 एडल्ट्स हैं। सभी को हमने फर्स्ट एड दे दी है और एक्सरे और सीटी स्कैन लिख दिए। बाकी फर्दर ट्रीटमेंट आफ्टर एक्सरे और सीटी स्कैन के बाद करते हैं। तो कालका से समालका में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर।